Hello everybody, welcome to the revision class of chemistry for NEET 2022. Today we are starting with the very important topic for NEET examination, that is chemical kinetics. As you can see on the screen, I have covered all the important topics for the exam perspective, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन की, रेट कांस्टेंट की, एवरेज रेट की, इंस्टेंटेनियस रेट की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, है ना, ये सारी चीज़ें. सो वन बाय वन वी हैव टू स्टार्ट दैट. So the first thing which comes in our mind, which is essential for the exam, that is difference between first order and second order reaction. फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ये हमको पता होना चाहिए. ठीक है ना. सो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना. यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, कितने टाइम में हो रही है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का मतलब ये है कि इफ़ वी आर डिफाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, so if rate of reaction depends on the concentration of that particular reactant or not, मतलब यदि आप किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि नहीं करती. अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है हमारे पास बट रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके. अगर आपके पास रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हो और रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके. तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आप देख सकते हैं. जैसे फर्स्ट आप देखिए, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, है ना. तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा. तो पहला डिफरेंस तो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रिएक्शन की जो रेट है केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बट सेकंड ऑर्डर में किसी भी दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर क्वेश्चन बनता है कि जो हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का कोई भी मतलब रोल नहीं है. मतलब आप ये कह सकते हो कि हाफ लाइफ जो है किसी भी तरह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट होता है. जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 1 होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उस पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ जो है डिपेंड नहीं करती केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए. जिसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन सी है, जैसे ए और ए से बी बन रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना. यानी कि आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे रिएक्शन है, यस और नो, है ना. तो रेट विल बी इक्वल टू के ए, है ना. और हाफ लाइफ लिखें तो देखो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो ये होता ही है, आपको पता होना चाहिए, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है. तो दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूँ तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं. हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट ए. मतलब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रही थी रिएक्टेंट पर, लेकिन इसमें करेगी. ठीक है ना, कम्प्लीटली करेगी. तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास 2 ए से बी बन रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के ए की पावर 2. ओके. और हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए नॉट. और ए नॉट का मतलब है क्या हो गया, इनिशियल कंसनट्रेशन. ध्यान रखना, कंसनट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट या फिर इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या ये भी आप कह सकते हैं. ठीक है जी. चलिए आगे मूव करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे माइंड में आता है, जो इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेट कांस्टेंट है क्या. तो रेट कांस्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेट कांस्टेंट क्या होता है. रेट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जब भी हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं.
ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या फ़र्क है? बिल्कुल डायरेक्ट फ़र्क होता है, और इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन से, क्योंकि कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे, ये आपके सामने ही है, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस x, ठीक है, वेयर a क्या है? a इज टोटल कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हो रिएक्टेंट, ठीक है, और x यहाँ पे क्या है? कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो a है वो 100 है ना, और जो आपके पास x है वो कितना 99 है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मान लो रिएक्शन में आपको दे दिया, आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि एक रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट हो चुकी है, वन रिएक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी वेयर 99% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, सो इन दैट केस x विल बी 99, क्योंकि 100 में से 99% तो हो गया ना, तो 100 आपने लिया था, 99% हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 99, तो 100 में से 99 गया तो कितना बचा? 1 बचा, राइट। वही चीज़ देखो मैंने आज प्रूव करने की कोशिश करी है विद एग्जांपल कि ये देखिए, तो 100 ए तो 100 हो गई, 100 माइनस 99, तो 99% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लॉग क्या हो जाएगा, ये लॉग 100, और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए 2.303 अपॉन के इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 4.606 के, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 की। टॉपिक नंबर 3 के अंदर हमें जो देखना है दैट इज़ रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ तो क्या बोलता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिफाइन किया था। रेट लॉ बोलता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मतलब एक मेजर एक जनरल सा लॉ है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, है ना। और रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो जो भी अपन रेट यहाँ पे बोल रहे हैं वर्ड्स के फॉर्म में, उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, है ना। तो अब मैंने अगर हम रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो 3 तरह के रिएक्शन के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। देखिए ये मैंने जो भी बोला वो आपने, ये आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की हमको बात नहीं करनी है, जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं ना, जब तक कि उसमें हमारा जो मेजर फोकस होता है वो रिएक्टेंट पर ही होता है, ये आपको चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब जो हमने वर्ड्स में इसको लिखा है उसको हम बोलेंगे। तो देखिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो क्या हो जाएगा रेट विल बी इक्वल टू के ए की पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करती है किसी एक रिएक्टेंट पर, जैसे ए पर डिपेंड कर रही है तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। सेकेंड ऑर्डर के अंदर किसी दो रिएक्टेंट पर करती है तो रेट इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2, है इस तरह से। अभी क्वेश्चन देखिए, तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स आउट 2NO2 + O2। अब इसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, तो देखो जब भी आपको रेट डिफाइन नहीं किया गया हो कि जो रिएक्शन है वो जीरो की है, फर्स्ट की है, सेकेंड की है, तब आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेजरली यानी कि 90% केस के अंदर जो आपको रिएक्शन दी जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की ही दी जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ईजी रहता है, उसको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर के अनुसार रेट एक्सप्रेशन लिख लिया, और जब आपने रेट एक्सप्रेशन लिखा तो आपको कुछ मान लो वैल्यूज़ दे दी गई कि रेट इतना है, के इतना है ना। देखिए जैसे सपोज कीजिए रेट दे दिया आपको इस रिएक्शन के लिए आपको रेट दे दिया 1 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स, और के की वैल्यू दे दी 3.4 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, है ना। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा अभी, कि आप किसी भी
ऑर्डर के लिए, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, तो उसको अगर आप सीख लेंगे तो इट विल हेल्प, है ना। और बाकी भी कोई भी टॉपिक में, जैसे इस चैप्टर के कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, सो विल सॉल्व इट विद सम एग्जांपल्स, है ना, आपके लिए ईजी रहेगा वो। चलिए, तो हमारे पास रेट है, हमारे पास के है, तो दोनों की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो आपको N2O की कंसनट्रेशन मिल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह से, तो रेट बाय के हो गया, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं, मैंने सॉल्व कर लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। दो तरह के रेट होते हैं हमारे पास, एक तो होता है एवरेज रेट और एक होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज रेट की अगर बात करें तो, और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, टाइम इंटरवल का होता है। इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर हम लोग चेंज इन कंसनट्रेशन की बात करते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, है, ये बहुत ही माइन्यूट टाइम पीरियड में हम लोग चेंज की बात करते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके पास में, तो रिएक्टेंट ऑब्वियसली बात है डिसअपेयर होगा और प्रोडक्ट जो होगा अपीयर होगा। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस। देखिए यहाँ पे 3 है और 2 भी है, उसको लिखने का तरीका क्या है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का मतलब होता है डिसअपेरेंस, तो ए आपका रिएक्टेंट है तो इट इज़ डिसअपेयरिंग। और यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है यानी कि बी, तो बी इज़ अपीयरिंग, तो डिसअपेरेंस के लिए माइनस और अपीयरेंस के लिए प्लस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो -1/3, 1/3 क्यों, क्योंकि इसमें मोल्स नहीं है, और मोल्स हमेशा आपको किस में लेना है, डिवाइड में लेना है। तो 1/3 dA/dt, यानी कि माइन्यूट चेंज इन कंसनट्रेशन माइन्यूट चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, यानी 1/2 dB/dt इज इक्वल्स टू रेट। ये रेट का एक्सप्रेशन हो गया, है ना। तो अगर मान लो आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई डी ए बताओ, डी ए डी टी बताओ, डी बी डी टी बताओ, सपोज को हम पूछ लेते हैं डी बी डी टी क्या होगा, तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस को हमेशा इक्वेट कर देना है रेट ऑफ अपीयरेंस से। ओके, तो ये पार्ट 1 है वीडियो का, है ना। और भी कोई चीज़ें चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स से रिगार्डिंग, मैं सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करूँगा। तो केमिकल काइनेटिक्स से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी दैट, तो विल डिस्कस थरोली। ओके, तो 17 जुलाई को जो आपको पेपर है, तो तब तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें कवर कर लेंगे। ओके, तो कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन दैट, और इसके अलावा जैसे कोई आपके सजेशन वगैरह हो तो भी आप दे सकते हैं। तो दिस इज़ पार्ट 1, मैं बहुत जल्दी ही आज इवनिंग को पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 दोनों ही लेके आ जाऊँगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।